अब मध्य प्रदेश में जो गोवंश की समस्या आती है, घरेलू गोवंश की समस्या आती है, यानी मध्य प्रदेश के स्तर पर घरेलू शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं। तो जो गोवंश किसानों के द्वारा या गोपालकों के द्वारा उपेक्षित कर दिया जाता है। अब उपेक्षा किन कारणों से होता है? यदि गोवंश है, अब बैल तो खेती किसानी के काम का रहने गया है, सब मशीनीकरण हो गया है, लेकिन जो किसान हल बखर से अभी भी खेती अपनी करते हैं वो बैलों का सम्मान करते हैं और अपने घर में बैल जोड़ी रखते हैं। लेकिन जिनके यहाँ पूरी तरह से अब यांत्रिक कृषि होने लगी है, तो ऐसे लोग अपने गोवंश को यानी बैलों को खासतौर से उपेक्षित कर रहे हैं। तो बैल अप्रासंगिक हो गया खेती किसानी में, ऐसा हम मान लेते हैं। दूसरा, जो गाय दूध दे रही है उसको तो घर में लोग रखते हैं, लेकिन जो दूध देने की क्षमता ही खो चुकी है, अब उसका प्रजनन शक्ति ही समाप्त हो गई है, यानी वो पूत का जन्म नहीं दे रही तो दूध भी नहीं देगी। तो ऐसे गोवंश को किसानों ने भ्रमवश अनार्थिक और अनुपयोगी मान लिया, बैल को भी अनार्थिक और अनुपयोगी मान लिया, जबकि तथ्य ये कहता है कि गोवंश कभी भी किसी भी परिस्थिति में अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं होता। अनप्रोडक्टिव एनिमल और प्रोडक्टिव एनिमल, जिसके द्वारा कुछ हमको लाभ मिल रहा है उसको हम प्रोडक्टिव एनिमल कहते हैं, दूध मिल रहा है इसलिए। अनप्रोडक्टिव उसे कहते हैं जो दूध की दृष्टि से अब उपयोगी नहीं है। लेकिन गोवंश जो है, गोमूत्र जीवन भर देता है और गोबर जीवन, क्योंकि वो भोजन करता है। तो ऐसे गोवंश की जब उपेक्षा हो जाती तो वो सड़कों पर भटकता है, और जब सड़कों पर भटकता है और खेत में जब प्रवेश कर जाता है तो किसान उसको खेत से हकालते हैं कि हमारी फसल का नुकसान हो जाएगा। तो वही नेशनल हाईवे में आता है, वही ग्रामीण सड़कों में भी आता है, और वही हमारे प्रदेश की सड़कों पर घूमता हुआ, उसको हम भटका हुआ गोवंश कहते हैं। तो ऐसे गोवंश का प्रबंधन स्थानीय निकायों को करना चाहिए। गो संवर्धन बोर्ड, जहाँ जहाँ आपने गोठान बनाया है, जहाँ जहाँ हमने सिफारिश की है, वहाँ यदि 100 की कैपेसिटी का गोवंश आ जाता है तो उसको हम रजिस्टर्ड कर देते हैं गोठान को, और उसको भी हम राशि देते हैं। ये गो संवर्धन बोर्ड की नीति है। सामान्यतः लोगों को ये भ्रम है कि गो संवर्धन बोर्ड ही सब कुछ करता है। गो संवर्धन बोर्ड केवल गौशालाओं में, जहाँ पर गो सेवा केंद्र हैं, गोवंश पहुँच गया है, वहाँ अनुदान पहुँचाने का काम करता है। इतना ही गो संवर्धन बोर्ड का काम है, और नीतियाँ निर्माण करना, और नीति निर्माण करके सरकार की तरफ प्रेषित करना और सरकार को सहमत करना कि ये व्यावहारिक काम हम गोवंश के रक्षण के लिए करते हैं। तो गो संवर्धन बोर्ड में गोठान का एक दो तरह के गोठान दिए, एक स्थायी प्रबंधन की हमेशा के लिए बना रहे, और एक ऐसा गोठान था जो सीजनल हो, जैसे बरसात के दिनों में गोवंश जब सड़कों पर आ जाता है तो ऐसों का प्रबंधन भी हमको अस्थायी तौर पे करना, एक अस्थायी तौर पे और एक स्थायी तौर पे। तो जंगल का भी आश्रय लेना चाहिए, जंगल में बड़े बड़े गोठान बना दें, बड़े बड़े केंद्र बना दें। इसी का नाम हमने कहा था बड़े रूप में गोवंश वन्य विहार, कि जंगल में रहेगा उसको सुरक्षा मिलेगी, और इसके साथ साथ जंगल में जो घास हो रही है उस पर अधिकार गोवंश का है, तो वो स्वाभाविक रूप से चरेगा, और नेशनल हाईवे में वो वापस नहीं आएगा। जहाँ चारा भूसा पानी की व्यवस्था होती है, गोवंश वहीं जाता है। चूँकि बैठने की व्यवस्था जंगल में भी नहीं होती है और कहीं हम रखते नहीं, बस्ती में नहीं रखते, तो वो बेचारा नेशनल हाईवे में इसलिए आ जाता है कि वहाँ उसको सूखा मिल जाता है। और जो गाड़ी बसें निकलती हैं, एक साइकोलॉजी है, हमने उसका भी अध्ययन किया है कि गोवंश सड़कों पर ही बैठना क्यों पसंद करता है। पहला कारण कि वहाँ सूखा मिलता है, उनको पचर नहीं मिलता। दूसरा कारण कि वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ जो वाहन निकलते हैं तो मच्छर आदि जो उनके ऊपर आक्रमण करते हैं वह हवा में उड़ जाते हैं, और गरम गरम ताप की हवा जब उनको मिलती है तो उनको सुख मिलता है, इसलिए वो स्थल का चयन करता है। तो गोठान में इस प्रकार की सुविधा अगर हम दे देते हैं, अब गोठान बनेंगी तो कैसे बनेंगी? तो गोठान के लिए भी बजट चाहिए। तो सरकार से कहा कि अतिरिक्त प्रावधान हम बजट में करें कि ऐसा कुछ हो जाए, और मनरेगा की सहायता भी ली जा सकती है। अभी जितनी गौशालाएं बनी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो मनरेगा की आर्थिक सहायता से बनी। मनरेगा का काम है गौशाला बना करके दे देना है, कि उसका मॉडल दे दिया गया है उनको, और वो गौशाला हैंडओवर करते हैं। चूँकि सरकारी तंत्र ने बनाया है तो सरकारी संचालन तंत्र क्या हुआ, ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर देते हैं। अब ग्राम पंचायत का दायित्व बनता है कि अपने क्षेत्र की गायों को वहाँ पर रखें और उनका प्रबंधन करें। हमें ऐसा लगता है, हमारा अनुभव ये कह रहा है, लंबे समय तक गो संवर्धन बोर्ड में रहने के कारण, और गांव-गांव हम गए हैं, गोठानों को भी देखा है, हमने गौशालाओं को भी देखा है, कि प्रबंधन का अनुभव पंचायतों को होता नहीं। पंचायत के चुनाव 5-5 साल में हो जाते हैं, सरपंच बदल जाता है, पुराना सरपंच जो काम कर रहा था, नया सरपंच नए ढंग से सेटअप बनाता है, तो ये एक विसंगति रहती है। तो ये हुआ कि भाई ग्राम पंचायत अगर नहीं चला पा रही है तो स्व सहायता समूहों को दिया जाना चाहिए। तो एक महिला स्व सहायता समूह भी हमारे यहाँ है,
महिलाओं का चूँकि अभ्यास नहीं है इतनी सारी गौशालाओं को एक जगह गायों को रख करके चलाने का, तो वो भी कहीं ना कहीं फेलवर हो रही हैं। तो तीसरा फिर हमारे सामने विकल्प आता है कि एनजीओज़ को दे दिया जाए, समाज सेवी संस्थाएं हैं, और समाज सेवी संस्थाएं वो मांग भी रही हैं। तो सरकार ने नीतिगत रूप से तो ये फैसला कर लिया है कि गौशालाओं का संचालन हम समाज सेवी संस्थाओं को देंगे, और अनुदान की राशि भी हम सीधे उनके खाते में देंगे। पंचायत के थ्रू अगर जाती है तो पंचायत के और संचालन एजेंसी के बीच में कहीं ना कहीं द्वंद्व बना रहता है। तो इस प्रकार की हमने नीतिगत रूप से जो सुझाव दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और वो इस बात से सहमत हैं। अब चूंकि लोकसभा के चुनाव भी हो चुके हैं, व्यवस्थित हो गई है सरकार, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शीघ्र ही पुनर्गठन होंगे इन संस्थानों के। जो संचालन एजेंसियां हैं या गौ संवर्धन बोर्ड जो इस समय भंग है, मुख्यमंत्री जी उस दिशा में काम करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति में यत किंचित भी संदेह नहीं है, क्योंकि वो ग्वाल वंश से ही आते हैं। ऐसा है, जब सरकार का पुनर्गठन हुआ विधानसभा चुनाव के बाद, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने गौ सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, और उन्होंने कहा कि मैं तो यादव कुल से ही हूँ, और इसलिए मैं गाय के लिए जितनी अच्छी बेहतर से बेहतर योजना हो सकती है मध्य प्रदेश में, वो उसका निर्माण करूँगा। उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित की भोपाल में, और वो मीटिंग 3 स्तर पर चर्चा करने के लिए थी। एक तो प्रशासनिक दृष्टि से क्या निर्णय होना चाहिए, प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार से इस काम को करे। दूसरा था कि हमें अनुदान आदि के संबंध में भी जो वित्तीय प्रबंधन है उसके संबंध में, और तीसरा था उनका कि सोशल बैकग्राउंड पर, सामाजिक स्तर पर हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए। और तीनों की मीटिंग हुई अलग अलग। मैं सोशल मीटिंग में था उस समय, और सभी मीटिंग अपनी सिफारिश देंगे कि नीतियाँ किस प्रकार से निर्माण की जाएं। आखिरी में मुख्यमंत्री जी जब शाम की बैठक में आए, तो जो कुछ दिन भर मंथन हुआ, उस मंथन के आधार पर कहा गया कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां गोवंश को सर्वाधिक सुरक्षा मिल सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जंगल भी है और मध्य प्रदेश में चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां इस प्रकार की हैं कि राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से या अन्य अन्य जो बॉर्डर के जो हमारे प्रांत हैं, वहां से तस्करी का गोवंश जब निकलता है और दक्षिण भारत की तरफ जाता है, हैदराबाद आदि की तरफ या बंगाल की तरफ, तो उसका रास्ता मध्य प्रदेश से होकर जाता है। तो नीति ऐसी निर्माण हो कि मध्य प्रदेश की धरती का उपयोग गो तस्करों के लिए वो लोग ना कर सकें, और इस प्रकार की नीति बनाए। तो नीति के अंतर्गत 4-5 बातें प्रमुख रूप से उभर के आईं। एक तो जो सरकार के द्वारा गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से गौशालाओं को जो 20 रुपये की अनुदान राशि प्रतिदिन प्रति गोवंश दी जाती थी, वो राशि बढ़ाई जानी चाहिए, और एक आंकड़ा सेट हुआ कि 40 से 50 रुपये तक दी जानी चाहिए। और जब ये आंकड़ा हम सेट कर रहे थे, उस समय हम राजस्थान के अनुदान की बात या हिमाचल प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की और उत्तर प्रदेश की, इनका हम कंपैरिजन कर रहे थे और इस आधार पर निर्णय ले रहे थे। तो ये तय हुआ कि 40 रुपया मध्य प्रदेश में प्रति गोवंश प्रतिदिन मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इस बात से सहमति व्यक्त की और उन्होंने घोषणा की। अब चूँकि अनुदान की जो राशि होती है वो 2 प्रकार से मिलती है। पहले केवल अशासकीय गौशालाएँ होती थी, ये शासकीय गौशालाएँ का नहीं चलती थी। तो शासकीय गौशालाओं को हम अनुदान जो देते थे वो मंडी बोर्ड से लेते थे हम पैसा। लेकिन जब गौशालाएँ बन गई, शासकीय गौशालाएँ भी निर्माण हो गई, तब ये होगा कि कुछ मंडी बोर्ड से पैसा लिया जाए और कुछ वित्तीय प्रबंध किया जाए, हमारे बजट में प्रावधान किया जाए। तो सरकार ने उस प्रकार का प्रयत्न किया और 20 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश की राशि पहुंचाना प्रारंभ किया। लेकिन जब 40 रुपये की राशि उन्होंने घोषणा कर दी, तब इसका प्रावधान पूरी तरह से बजट में होना चाहिए। मंडी बोर्ड जो दे रहा है वो इतनी सहायता नहीं देता मंडी बोर्ड कि हम 40 रुपये दे सकें। 20 रुपये देना भी कठिन था। तो अब उसकी नीति निर्माण हो रही है, सरकार के पास ये कैबिनेट में विषय पारित हो गया है, और जब बजट में प्रावधान हो जाएगा 40 रुपये का, तो जिस दिन से आपको राशि मिल जाएगी वो राशि फिर 40 रुपये मिलने लगी। इसलिए अभी 40 रुपये नहीं पहुंच रही है, अभी मात्र केवल घोषणा थी और सैद्धांतिक सहमति थी। इसलिए मुख्यमंत्री जी उस दिशा में बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं, और ये सिद्धांतता कैबिनेट ने तय कर लिया है कि अब मध्य प्रदेश में जो नया बजट आएगा
उसमें 40 रुपया प्रति गोवंश प्रतिदिन के हिसाब से आएगा। मंडी बोर्ड का पैसा भी शामिल होगा और सरकार का पैसा बजट में शामिल होगा। तो इसलिए अभी वो 40 रुपये नहीं पहुँच रहे। गौशाला वालों को इतना अधैर्य रहता है, जब 20 रुपये मिलता था तब भी उनको लगता था कम है, अब आप 40 नहीं मिल रहा है अभी नहीं, क्योंकि अभी चालू नहीं हुआ है। जैसे ही चालू होगा 40 रुपये की राशि वो पहुँचने लग जाएगी। इसलिए हमें अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए। ये एक विषय हो गया। उसके लिए क्या, अब चूँकि नेशनल हाईवे में जब गोवंश होता है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की भी जिम्मेदारी बनती है गो संवर्धन बोर्ड यानी राज्य शासन के साथ, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उनका तालमेल हो जाए। हमने बातचीत की, नितिन गडकरी जी एक बार यहाँ आए और उन्होंने हम सरकार से पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए उनका भी अपना एक काऊ एम्बुलेंस नेशनल हाईवे में होता है और वो नाके सब चिन्हित होते हैं जहाँ से निकलते हैं, तो उस गोवंश को उठाने का काम और उनको वहाँ से ला करके हमारी गोठानों में या हमारी जंगल के समीप जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं में शिफ्ट करने का काम उनका है। और हमारे तालमेल के साथ यानी राज्य सरकार के गौ संवर्धन बोर्ड के या पशुपालन विभाग के तालमेल के साथ वो काम हो, तो मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी हमें पैसा भी देने को तैयार है, हमें अपने वाहन भी देने को तैयार है, एम्बुलेंस, वो अपनी टीम भी देने को तैयार है। और इस प्रकार से हम मिलजुल के काम करेंगे तो नेशनल हाईवे में और सड़कों, ग्रामीण सड़कों में गोवंश हटाया जा सकता है, उनको व्यवस्थित किया जा सकता है। और इसके फिर दूसरे पक्ष हैं जो गौ संवर्धन बोर्ड काम करता है, एक तो ये, और दूसरा गौ संवर्धन बोर्ड जिन नीतियों का निर्माण करता है, जैसे आज हमारे पास काऊ प्रोडक्ट बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, तो उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी गौ संवर्धन बोर्ड करता है और गांव-गांव प्रशिक्षण दे। देवलापार नाम की एक जगह, वहां हम लोगों को भेजते हैं, बच्चों को, वो प्रशिक्षित होकर आते हैं। तो हम कई प्रकार की गोमूत्र से और गोबर से औषधियों का भी निर्माण होता है, पंचगव्य औषधियाँ निर्माण होती। ये एक अलग प्रकार के विषय जिसमें वैज्ञानिक प्रोसेस के माध्यम से हम काम करते हैं। तो ये बहुत सारे विषय हैं और इसलिए गोवंश को केवल सुरक्षित कर देना, चारा भूसा दे देना और उनकी जान बचा लेना इतना पर्याप्त नहीं है। उससे जो आर्थिक लाभ मिलता है, क्योंकि गाय जो है कृषि समुन्नति का आधार भी है और आर्थिक समृद्धि का भी आधार है, इसलिए उसका अर्थतंत्र भी समझ करके और उस दिशा में कुछ विशेषज्ञों के साथ काम करना चाहिए। ये गौ संवर्धन बोर्ड की नीति है। गो भक्त हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी इस दिशा में बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो उन्होंने सुझाव मांगे थे वो सुझाव उनको दे दिए गए हैं। कैबिनेट में उन सारे सुझावों पर विचार विमर्श हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ही हम गोठान व्यवस्था भी व्यवस्थित करेंगे, गोवंश वन विहार भी हम बनाएंगे। गोवंश वन विहार की थोड़ी सी बड़ी रचना होती है जिसमें जंगल डिपार्टमेंट का भी सहयोग मिले, रेवेन्यू का भी सहयोग मिले। रेवेन्यू के पास भूमि होती है तो राजस्व विभाग अपनी भूमि दे, जंगल अब जानवरों को वहाँ जाने के, पशुओं को, गोवंश को वहाँ प्रवेश की अनुमति दे। और जो गौशालाएं आदि बनी हुई हैं उन गौशालाओं में चूँकि कहीं कहीं एकदम खुले में बनी हुई हैं तो उनमें भी वृक्षारोपण, पौधारोपण हो जाए और गौशाला जैसी नेचुरल लगे। तो गोवंश को जब नेचुरल वातावरण हम देंगे और उसके लिए मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुकूल है। अब तीसरी बात जो महत्वपूर्ण आती है कि लुके छिपे जो गो तस्करी हो रही है, तो ऐसे गो तस्कर सब चिन्हित हैं, उनके वाहन चिन्हित हैं, उनके ग्रुप चिन्हित हैं। तो मैं तो बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को इतना सख्त आदेश दे कि आपके ज़िले में कोई गोवंश की निकासी न हो, हत्या के उद्देश्य से गो तस्करी न हो, तो तस्कर भी चिन्हित हो, तस्कर के लिए जो वाहन, तस्करों के जो वाहन तस्करी के होते हैं वो चिन्हित हो और इन वाहनों को जो प्रावधान है कानून में राजसात करने का, उसको तत्काल राजसात किया जाए और वो वाहन उनको ना मिले। और समाज सेवी संस्थाओं का इसमें सहयोग लिया जाना चाहिए। कभी कभी मेरे मन में आता है, हालांकि कई लोग कहते हैं स्वामी जी ऐसा करेंगे तो एक तीसरा पैरेलल संगठन बन जाएगा। मैं तो ऐसा कहता हूं कि मध्य प्रदेश में गोपाल सेना बनाई जानी चाहिए, गोपालकों की गोपाल सेना, और हम तत्काल ट्रक को रोकें, उसको बढ़ने न दें और हम पूरा केस दर्ज करावें। और तस्करों की ये ट्रक जो है वो जो बार बार पकड़े जाते हैं, नंबर प्लेट बदल बदल के पकड़े जाते हैं। अब राजस्थान की ओर से आने वाला गोवंश बड़ी मात्रा में आता है और ये मेले ठेले का बहाना लेकर के लाइसेंस लेके आते हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि ये अंततः तस्करी के लिए ही आता है, मेले ठेलों का माध्यम से। ये मेले ठेले भी बंद होने चाहिए और जो अधिकृत मेले ठेले हैं तो उसमें ऐसी हम व्यवस्था बनाएं कि भाई खरीद फरोख्त तो होता ही है,
जो दुधारू जानवर लोग खरीदते हैं उसको पालने के लिए खरीदते हैं। आज भी कृषि जो है जो थोड़ी बहुत भी 2-4% बैलों के द्वारा हो रही है, तो उसकी भी हमको एक अतिरिक्त व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में काम करेगी। और कानून हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा है जो सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच का निर्णय आया था 2005 में, उस निर्णय के आलोक में कानून बना है। उन्होंने लिखा है बैंडेड काऊ स्लाटर हाउसेज इन इंडिया, भारतवर्ष में गायों के स्लाटर हाउस बंद होने चाहिए, उनके लाइसेंस नहीं दिए जाने चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में हमने उसका पूरा अनुपालन किया है। और मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम है, उसमें कड़े से कड़े प्रावधान हैं। उन प्रावधानों को पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा लागू किया जाना चाहिए सख्ती के साथ। और न्यायालय को भी निवेदन करना चाहिए कि इस प्रकार का गोवंश उन्हीं लोगों को सौंपा न जाए। ये गोवंश गौशालाओं में रहे, ये गोवंश वन विहार में रहे, ये गोठानों में रहे, तो कम से कम इनके जीवन की सुरक्षा तो होगी। और मध्य प्रदेश पूर्णतः संपूर्ण गोवंश की हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला राज्य है, इसलिए यहाँ पर गोकसी होनी नहीं चाहिए। लेकिन लुके छिपे जब होती है तो जो गो हत्यारे हैं उनको भी पकड़ा जाए, चिन्हित किया जाए, उनके घर ध्वस्त कर दिए जाए। बुलडोजर अगर चलाना ही है तो उन तस्करों के घर में चलाए जाए, ताकि और उनको आर्थिक नुकसान हो, तब उनको पता लगेगा कि ये बड़ा सख्त कानून है। और मध्य प्रदेश में कानून है तो कानून का क्रियान्वयन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा होना चाहिए। गो संवर्धन बोर्ड की भी ताकत बढ़ाई जानी चाहिए। किस किस प्रकार की ताकत बढ़ानी है गो संवर्धन बोर्ड की, वो हमने अलग प्रकार से लिखा है। गो संवर्धन बोर्ड केवल इतना ही काम करता है कि हम अनुदान वितरण करते हैं। सड़कों पर भटका हुआ गोवंश लोग हमसे पूछने आते हैं कि इसके लिए आप क्या कर रहे हो, तो भाई इसके लिए हम नहीं करते, स्थानीय निकाय बनी हुई है इसके लिए। नगर पालिका है, महानगर पालिका है, ग्राम पंचायत हैं, ये पकड़ें और ये ले जाएं उन गौशालाओं में। और गौशालाओं में जब गोवंश पहुंचता है तो हमको उसकी सूचना मिलती है, तो गोवंश के स्वास्थ्य का परीक्षण कराना, गोवंश का आहार